नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिया गेट पर स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में नेशनल यूनिटी डे पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन हुआ। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह न केवल भारत की एकता के लिए संकल्प है बल्कि यह विकसित भारत के लिए भी एक संकल्प बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान सरदार पटेल की याद में एकता दौड़ आयोजित करने का फैसला किया। अमित शाह ने कहा इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार है, इसलिए 31 की बजाय आज 29 अक्टूबर को धनतेरस के पावन अवसर पर रन फॉर यूनिटी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। हम आपको ये 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं रन फॉर यूनिटी की, और विकसित भारत के लिए एक संकल्प है। और अमित शाह ने कहा कि ये एक विकसित भारत का संकल्प का ही हिस्सा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार 31 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन आती है, इसलिए निर्णय किया गया है कि जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है, वो 31 अक्टूबर की एकता दौड़ को हम 29 तारीख को आज धनतेरस के पवित्र दिन पर आयोजित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने महान सरदार पटेल की याद में देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे देश को संकल्पित करने के लिए एकता दौड़ का आयोजन करने का फैसला किया। और तब से लेकर आज तक पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित होता है, उस दिन अपने आप को भारत माता की सेवा में पुनः समर्पित भी करता है। और आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है, अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है। क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है। और एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में प्रथम हो, ऐसा भारत रचने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। आरोग्य के देव की जयंती के अवसर पर हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। खासतौर पर तब यद्यपि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा। और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है।
तो वहीं पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा, लिट्टीपाड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेल नहीं चलेगा। जनता अब समझ चुकी है, इस बार कमल का फूल खिलेगा। राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। आदिवासियों को उनकी मर्यादा की हत्या करने वालों को आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी के प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको भी सुनाते हैं। दूसरे चरण का चुनाव का नामांकन को जो आखिरी समय अब आ चुका है, तो वैसे में लिट्टीपाड़ा विधानसभा के विधानसभा के प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू हैं, जो आप नामांकन करके तो वापस जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। लगातार वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ के विधायक रहा है, और ऐसे में 2024 के रण में बीजेपी ने बाबूधन को अपनी चुनौती देने के लिए पेश की है, और चुनौती किस प्रकार से बीजेपी के खाते में वो डालेंगे, ये भी बात करेंगे। बाबूधन जी, मुझे बताइए लिट्टीपाड़ा की विधानसभा की रणनीति इस बार किस तरीके से है? कैसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो किला है वो कैसे ढाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमारा जो काम पे ही विश्वास करती है, और इस काम में हमारा विश्वास है कि इस बार परिवर्तन का रैली जो हम लोग अमित शाह जी आए हुए थे, पूरा झारखंड में हम लोग का परिवर्तन है। खास करके यहाँ जो लिट्टीपाड़ा विधानसभा का हमारे कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता उसमें अपना परिवर्तन का लहर हम लोग को देना है। और हमारा जो ये क्या बोलते हैं उसको, अपने क्वेश्चन का ये अकेला कुछ नहीं होता है। ये परिवर्तन जो हमारा युवा, हमारा इस तरीका का जो हमारे आदिवासी भाई का मन में है कि इस बार परिवर्तन हम लोग हर हाल में हम लोग का परिवर्तन लाना है, इसमें कोई दो शब्द नहीं है। इसलिए ये परिवर्तन रैली के साथ हम लोग संकल्प लिए है। उसी दिन हम लोग अपना कसम खा लिया है कि इस परिवर्तन रैली के साथ लिट्टीपाड़ा विधानसभा को हम लोग परिवर्तन करके हम लोग अपना प्रदेश को देंगे। जिस प्रकार से आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आपके हेमलाल मुर्मू पीछे बीजेपी से अपने परिवर्तन देने का हुंकार भर रहे थे, दम भर रहे थे, वो तो ठीक हो गए। ऐसे में आप देखिए, प्रत्याशी तो वही थे, अब उसका जर्सी चेंज हो गया, तो आज हमको यानी चोला चेंज हो गया। हम लोग का जो आज भारतीय जनता पार्टी से इस तरह का कार्यकर्ता को आज हमने प्रति विश्वास किया, इसीलिए ये हमारा ये लक्ष्य है कि ये परिवर्तन हम लोग का, ये भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हमारा जो काम पे हम लोग विश्वास करते हैं, इस तरीके का ये परिवर्तन लहर है। हम लोग का युवा, हमारा क्या बोलते हैं महिलाएं, हमारा ये इस तरीके का जो क्षेत्र में जो काम करते हैं, आए दिन सुख और दुख में हम लोग का कार्यकर्ता उसमें जाते हैं, रहते हैं, इसीलिए परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बाबूधन जी, एक बात बता दीजिए कि आप आदिवासी के बड़े नेता में से माने जाते हैं, वैसे इस बार जो है जो आदिवासी की वकालत करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, उनके जो सहयोगी पार्टी है वो एक आदिवासी महिला को भद्र टिप्पणी कर रहे हैं, वैसे में आप क्या करेंगे? देखिए, जिस तरीका का नेचर ही उस तरीका का है, इसीलिए ये इस तरीका का जो टिप्पणी कर रहे हैं, इसमें बड़ी दुख की बात है। हम निंदा करते हैं कि इस तरीका का जो गठबंधन की सरकार में इस तरीका का जो प्रतिनिधि करते हैं, उसके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए, उसके तहत हम उसका निंदा बहुत करते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार 2024 का रण में आदिवासी समुदाय देखिए, कांग्रेस को यहाँ है ही नहीं कि कांग्रेस को वहाँ प्रदेश की बात कर, वही तो बोले कि प्रदेश में कुछ है ही नहीं कि कांग्रेस का हम ये बात करें। ये गठबंधन की सरकार जो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से 5 साल में उन लोगों ने चलाया, इसीलिए यहाँ पर कोई कांग्रेस का कोई है ही नहीं कि इस तरीका का हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन का लहर के साथ हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। आने वाला दिन में हमारा प्रदेश के नेतृत्व में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव के बीच में साफ तरीके से झारखंड में एक परिवर्तन है, और जिस प्रकार से बीजेपी लगातार हुंकार भर रही है कि राज्य में इस बार 2024 का रण में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आज बड़ा ऐलान कर सकती है। इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस और सपा में लड़ाई, यूपी में कांग्रेस का त्याग, तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी इग्नोर करे। अखिलेश यादव पर आर पार के मूड में है और
महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी सहित 2 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 2 सिटिंग एमएलए अबू आजमी और रईस शेख हैं। रईस शेख की सीट पर महा विकास आघाड़ी ने उन्हें नहीं उतारा प्रत्याशी, और जबकि अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट का प्रत्याशी मैदान में। सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाने पर बवाल मचा हुआ है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन, महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाई कि उन्हें सीट दे दिया जाए, लेकिन महाविकास आघाड़ी में एंट्री हो नहीं पा रही है, क्या उसका खामियाजा आने वाले उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है और महाराष्ट्र चुनाव में तो दिखाई ही देगा? जो महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो यूपी जो 9 सीटों को लेकर उपचुनाव हुआ, चुनाव हो रहा है, उसका चैप्टर 2 चल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर काफी सीटें मांग ली, 9 में से 4 और 5 सीट मांगी थी समाजवादी पार्टी से, और अंत में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। उसी तरीके से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, बड़ी बड़ी रैलियां की और 12 सीटों की मांग, पहले उन्होंने 24 सीटें मांगी थी, बाद में 12 सीटें मांगी, लेकिन फिर चैप्टर आया। जैसे यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटों पर आई थी, वैसे वहां पर सपा 5 सीटों पर पहुंची थी। 5 अगर मिल जाए तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनके हिस्से में अभी तक एक सीट दिख रही है। सिर्फ एक सीट भीमंडी किस्त है जहां से सपा के विधायक रईस शेख हैं, वहां पर भी महाविकास आघाड़ी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। और बात करें सिर्फ शिवाजी नगर सीट की, जहां से अबू आजमी जो प्रदेश अध्यक्ष सपा के, उनकी भी सीट पर शिवसेना उद्धव गुट का प्रत्याशी उतर गया है। हालांकि सपा के एक और जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, एक अभिनेत्री सोरा भास्कर के पति हैं फवाद हसन, उनको एनसीपी गुट ने उन्हें टिकट दिया है, लेकिन वो उन्हें समाजवादी सिंबल पर टिकट नहीं मिला है। देखो सवाल ये रमन, महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी को एंट्री नहीं मिल रही है, लेकिन जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 नहीं तो 25 का खेला बिगड़ेगा और उन सीटों का खेला बिगड़ेगा जहां पर पूरी लड़ाई कांटे की बनी हुई है। सवाल ये कि क्या महाविकास आघाड़ी अगर 5 सीट जो अखिलेश यादव की डिमांड है, अगर वो नहीं मिलती है तो क्या हरियाणा जैसा हाल हो जाएगा कि जैसे कांग्रेस वहां पर एकला चलो रे वाला फॉर्मूला अपनाई थी, यहां पर ये महाविकास आघाड़ी की तिकड़ी गड़बड़ाने देखेंगे अखिलेश यादव? क्या ये गड़बड़ाएगा तो बीजेपी को फायदा होगा इससे? देखिए, बयान अखिलेश यादव का 2 दिन पहले का था। 2 दिन पहले सिनेरियो कुछ और था। अखिलेश यादव ये तो कह रहे थे कि 5 सीटें नहीं मिलेगी तो 25 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव बात बहुत ज्यादा न बिगड़ जाए इसलिए ये भी कह रहे थे कि उन सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे जहां पर इंडिया गठबंधन के पार्टी जो प्रत्याशी रहेंगे उनको ज्यादा नुकसान ना हो। यानी अखिलेश यादव डबल गेम खेल रहे थे, और लेकिन उनका कोई भी गेम अभी सफल होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि आज माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और जो वहाँ का महाविकास आघाड़ी गठबंधन है उसको लेकर आज फैसला आएगा कि 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। माना जा रहा है कि एक टिकट पहले से ही जो शरद पवार गुट की एनसीपी ने जो फवाद हसन को दे दिया है, उसे जोड़कर साथ में अबू आजमी के सामने भी हो सकता है महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी का पर्चा वापिस हो जाए, और साथ में रईस शेख वाली सीट पर भी महाविकास आघाड़ी का समर्थन समाजवादी पार्टी को रहे। यानी कि कई फॉर्मूले मिलाकर 3 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं है। ठीक है रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच की महाराजगंज हिंसा मामले में योगी सरकार एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक तरफ जहां हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ घटना के वक्त ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तो एक बार फिर से योगी सरकार एक्शन में है। बहराइच हिंसा के मामले में योगी सरकार लगातार एक्शन मूड में है और न सिर्फ जो
इस पूरी घटना में संलिप्त थे उन पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि जो प्रशासन था, वहां के जो सिपाही थे, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और ये हम आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिखा रहे हैं जिन पर तगड़ी कार्रवाई हुई है। तो 29 सिपाही ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। तो 2 पुलिस थानों में सिपाहियों पर कार्रवाई, 29 सिपाहियों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार अपराधियों पर भी और जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यानी कि 2 तरफा इस वक्त कार्रवाई चल रही है बहराइच हिंसा के मामले में, और योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। कुल 2 थानों के 29 सिपाहियों पर तगड़ी कार्रवाई हुई है, और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। यानी कि किसी भी तरीके से बहराइच हिंसा के मामले में सरकार ढिलाई बरतने के मूड में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। तो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो एक बार फिर से धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। और इसके एवज में बहराइच हिंसा के मामले में जिस तरीके से वहां पर जो ड्यूटी पर जो सिपाही तैनात थे उन पर कार्रवाई हो रही है, तगड़ी कार्रवाई हो रही है। अब तक कुल 29 सिपाहियों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इस पूरी घटना में बहराइच हिंसा के मामले में जो आरोपी हैं, जो संलिप्त थे, उनकी लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंवर दिवाकर सिंह हमारे साथ बहराइच से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंवर, बहराइच हिंसा के मामले में योगी सरकार की तरफ से अब क्या कुछ एक्शन लिया गया है? अभी तक कितने सिपाही, कितने आरोपियों पर एक्शन हो चुका है? क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? कुंवर, पुलिस अधीक्षक बिंदा शुक्ला ने 39 पुलिस कर्मियों को जो है लाइन हाजिर किया है, जिसमें थाना हरदी में जिनकी ड्यूटी लगी थी लापरवाही जो हुआ था उन्हीं को जो है स्थानांतरित किया गया है। और लगातार इस पर पुलिस की नजर बनी हुई है। दीपावली त्योहार के लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और हर जगह पूरी फोर्स लगाई गई है। जी, जिस तरीके से बहराइच हिंसा हुई उसमें लगातार ये कहा गया कि सरकार इसमें 2-4 की गिरफ्तारी करेगी और इसके बाद जो है इस मामले को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से न सिर्फ आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है बल्कि पुलिस पर भी कार्रवाई हो रही है जो वहां पर खड़े थे मगर एक तरीके से वो घटना को रोकने में असफल रहे, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो क्या सरकार का, योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर सरकार काम कर रही है और वो इम्प्लीमेंटेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? दिवाकर, सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए, जिसमें जो है एसपी ग्रामीण का स्थानांतरण लखनऊ संबद्ध कर दिया गया था, सीओ को निलंबित कर दिया था, प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया था, बाकी जो है तहसीलदार को भी हटा दिया गया था। पुलिस लगातार अब तक जो है वही 26 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इसमें दोनों पक्ष के लोग हैं और लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। लगभग कर्मचारी अधिकारी जो भी लापरवाही पाया जा रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है या तो निलंबित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी जांच की जा रही थी। ठीक है दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 29 सिपाहियों पर तगड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस के दिन हजारों अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा चुने गए कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर वितरण किया और ये नवनियुक्त अभ्यर्थी अब सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत होंगे। देश के हजारों युवाओं को 40 से ज्यादा स्थानों से इस रोजगार मेला में जोड़ा गया है, जिनको सरकारी नौकरी में भर्ती और नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की रोजगार मेला पहल के दौरान 2 सालों के सफर में लाखों अभ्यर्थियों को सरकारी विभागों और मंत्रालयों में नौकरी दी जा चुकी है। हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है
लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।